ताप है, ताप टेम्परेचर, वह ताप किसी विलयन का क्वथनांक वह ताप है जिस पर विलयन का वाष्प दाब, जिस पर विलयन का वाष्प दाब, जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है। ओके, नई लाइन से लिखेंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक, कुछ कम हो जाता है, तो विलयन का क्वथनांक कुछ कम हो जाता है। क्वथनांक में हुई इस कमी को, क्वथनांक में हुई इस कमी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। अरे रुको, कमी कहाँ से लिखा, कमी की जगह वृद्धि कर दियो जरा। क्वथनांक में हुई, एक ऊपर भी वृद्धि कर देना, कमी की जगह वृद्धि कर दो। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को, मेरे दिमाग में हिमांक था यार, कम की जगह अधिक कर देना। हाँ, वो हिमांक वाला दिमाग में था ना, क्वथनांक में उन्नयन है, मैं सोच रहा हिमांक में अपने मैंने। हाँ, कमी की जगह वृद्धि कर देना, कम की जगह अधिक कर देना। वो क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो हमारे पास है ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मतलब जल। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये हम इसे गर्म कर रहे थे, अच्छा खासा 100 डिग्री पर ही उबल रहा था। हमने इसके अंदर कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, यानी कि चीनी डाल दी, उबलेगा 100 डिग्री पर, टेम्परेचर 100 ही है। क्वथनांक समझो पहले क्या होता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव भाप बदलना शुरू हो जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है। या ऐसा कह सकते हैं कि जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो भी वो भाप बननी शुरू हो जाएगी। तो हमने जो लैंग्वेज लिखी है वही लिखी है कि किसी द्रव का या किसी विलयन का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। या अगर ऐसी परिभाषा याद नहीं रहती है तो सिंपल से लिख देना कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है, वाष्प में बदलने लगता है। इससे अगला वाला हिमांक होगा। हिमांक का मतलब है जिस पर वो जमना शुरू हो जाता है। अभी उन्नयन की बात कर रहे हैं, ये क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, यानी 100 पर ये भाप बननी शुरू कर देगा। हमने इसके अंदर चीनी डाल दी, ठीक है। 100 डिग्री पर भाप बनेगा? नहीं बनेगा। अब या तो हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या बहुत देर तक उबालना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जो टेम्परेचर अभी जब विलयन बन गया तो अब इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा। अभी 110 120 जरूर इसका टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री बढ़े, लेकिन अब बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि इसमें विलय पदार्थ मिल चुका है और अब ये विलयन बन गया। ये क्या था? विलायक। विलायक के क्वथनांक को हम T0 से दर्शाते हैं, विलयन के क्वथनांक को हम T से दर्शाते हैं। तो बात आप परिभाषा जो तुमने लिखी है वो लिखी है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को, दिख रहा है 100 से 120 हो गया। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कितनी वृद्धि हो गई है?
20 कैसा पता चल रहा है? यानी कि टी में से T0 घटा रहे हैं तब जाके हमें पता चल रहा है इसका टेम्परेचर। और हम इसमें लिख देंगे TB। B4 होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में क्वथनांक। तो देखो इसे TB से प्रदर्शित करते हैं, तो अभी वो बाद में लिखेंगे, फिलहाल ऐसे लिखेंगे नांक लिख देना यार। क्वथनांक में उन्नयन बराबर T माइनस T0 या डेल्टा TB बराबर जो है वो T माइनस। अभी नीचे लिखेंगे, लिखा क्या था? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। लिखते रहो अभी जरा, इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, अभी ये पूरा मत लिख लेना, सिर्फ TB लिखना है। नई लाइन से लिखेंगे, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 हो, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 हो और विलयन का क्वथनांक T हो, कैपिटल T हो, तब और ये दोनों लिख देंगे, क्वथनांक में उन्नयन बराबर और ये दो। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और जिस पर कोई चीज़ पिघलने लगे उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। MP, BP, FP 3 ही पॉइंट होते हैं। हो गया ये? नई लाइन से लेंगे, अभी तो चलता रहेगा पूरे घंटे, यही चलेगा क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग है ग्राफीय रूप में, इसी में चल रहा है ये, ग्राफीय रूप में ग्राफ बना रहे हैं इसका। अगर हम वाष्प दाब बना लो ये ग्राफ, जरा इसके हिंदी लिखेंगे। एक लाइन लिखो, रुको ग्राफीय रूप में एक लाइन लिखो, यदि वाष्प दाब तथा ताप, यदि वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचा जाए
तो निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अब नंबर 1 2 3 चलेंगे। अब पहले ग्राफ बना लो। यही बता रहा हूँ, पहले बनाओ जरा, पूरा इसके बारे में लिखेंगे अभी हम। इसे लेंगे जब विलायक का ताप बढ़ाया जाता है, नंबर 1 में लिख रहे हैं, विलायक का ताप बढ़ाया जाता है तो T0 ताप पर विलायक का बाष्प दाब, T0 ताप पर विलायक का बाष्प दाब वायुमंडल बाष्प दाब के बराबर हो जाता है। विलायक का बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। देखो भाई इधर ये ग्राफ में देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास ये था, ये विलयन अभी नहीं है, अभी पहला विलायक था यानी कि जल था। अब किसी पात्र में हमारे पास हमने ये जल लेना शुरू कर दिया, ताप बढ़ाना इसका प्रारंभ कर दिया, ताप धीरे धीरे बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का मतलब धीरे धीरे हम इधर को चल रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 100 डिग्री पर पहुंचेगा, जैसे ये 100 डिग्री पर पहुंचा होगा, इसमें से भाप बननी शुरू हो गई होगी। भाप बननी शुरू होगी मतलब कि इसका बाष्प दाब जो वो यहाँ पहुँच गया होगा। अब जैसे ही हमने इसका वो डाल दिया विलयन, इसके अंदर विलय पदार्थ डाल दिया, तो अब इसका बाष्प दाब घट कर सीधा यहाँ आ गया। अब ये विलयन बन गया, तो इस वाले टेम्परेचर पर जो बाष्प दाब है वो यहाँ है। अब नीचे हो गया, इससे तो नीचे हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसे वापस वायुमंडल पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, अब ताप बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो पहला जो 100 ताप था, अब 100 पे काम नहीं चलेगा, अब ताप और बढ़ाना पड़ेगा। 110, 115, 120 पर जैसे हम पहुँचे तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे बढ़ा और फिर वापस वायुमंडल पर पहुँच गया। तो ये जो है ये विलयन का है। विलयन का जो बाष्प दाब है वो विलायक की तुलना में देर से होता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। और क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है ये विलायक की तुलना में। विलायक का जो बाष्प दाब है वो सीधा जल्दी से वायुमंडल दाब के बराबर रहता है, जबकि विलयन का कुछ समय लगाता है और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। समझ गए, इधर को हम ताप बढ़ा रहे हैं, इधर को हम बाष्प दाब बढ़ा रहे हैं। बाष्प दाब का मतलब है कि हमें इस वाली रेखा पर पहुंचाना है, क्योंकि ये वायुमंडल बाष्प दाब है। जब किसी भी विलयन हो या विलायक हो, उसका खुद का बाष्प दाब जो है वो वायुमंडल बाष्प दाब के बराबर पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे वही इसका क्वथनांक है। तो पहले हमने विलायक का चेक किया, तो विलायक का तो यहाँ है T0 पर। फिर जैसे विलयन बना दिया तो फिर T0 पे तो वो यहाँ था, हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ा, तब जाके वो यहाँ पहुँचा, यानी कि इतना पहुँचा। तो इन दोनों के अंतर को, जो विलयन है और जो विलायक है, इनके क्वथनांकों में अंतर को क्वथनांगमोनियन कहते हैं। देखिए क्वथनांगमोनियन। तो अभी यही वाली लाइन लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे इसमें जरा सेकंड वाला पॉइंट लिखेंगे कि निष्कर्ष लिख रहे हैं हम कि ग्राफ से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, वो लिख लाइन ना लिखिएगा, पर लाइन लिखो भी है। ग्राफ से पहले लाइन लिख रखी है। नंबर सेकंड लिखेंगे, जब विलयन का ताप बढ़ाया जाता है, जब विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो T ताप पर विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब वायुमंडल, विलयन का बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है।
हो जाता है। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे बिलियन के क्वथनांक, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर को विलायक के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक, अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हो गया। बीचों बीच में सिर्फ ये लाइन लिख दो जो बॉक्स में बंद है, डेल्टा टी बी बराबर टी माइनस टी जीरो। दोबारा क्या हो गया? नंबर लास्ट लिखो जरा। कैपिटल बी, डेल्टा टी और सफिक्स में बी। अरे बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बहुत बार बता दिया अभी। क्या बोल रहे हैं? बी कैपिटल है ये। अच्छा ये कैपिटल दिख रहा है तुम्हें? यार जैसा यही बनाना है। क्या है ये? चलो देखो भाई, लिखो यार लास्ट इसे लेंगे। हाँ अब तो उधर की ओर को रख दो ना, बीच में क्यों रख रहे हो? उधर को भी रख सकते हैं। कौन सी साइंस लगा रहे हो? अब टूट जाएगी तो उसके बाद भी तो तुम ही बैठोगे, मैं बैठे हूँ, फिर टूटो हुई पे बैठोगे। अरे बात ये हो, पॉइंट छोड़ो, नई लाइन से लिखो। अरे तुम अब आके स्मॉल भी पूछ रहे हो, उससे पहले वाले में भी तो भी वो क्या लिखा फिर ये बताओ। हाँ तो अब भी यही लिखना, अभी नया तुमने लिखा, पुराने वाला तो ये। अब तो पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ। अबे स्मॉल भी तो है, ये पुराना वाला लिखा हुआ है, अभी नहीं लिखा मैंने ये। पता नहीं क्या लिख रहा है। नई लाइन से लिखो प्रयोग। अरे लिख लो भाई, प्रयोगों के आधार पर यह एक मिनट सुनो, ये जो थे ग्राफीय रूप के 3 पॉइंट थे, तीनों पूरे हो गए, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम हेडिंग लिख दो ऐसे करके, व्यंजक क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक। हाँ ये उसी में लिखेंगे। व्यंजक का मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं। जिसमें विभिन्न बाधाओं द्वारा हम किसी चीज का सूत्र स्थापित करें, उसे व्यंजक कहते हैं। बाधाएं पार करने के बाद लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। मोललता दोनों ले हैं, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो इधर, अब यहाँ से देखो, अर्थार्थ हम ये बता रहे हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है ऐसे रोक लो भाई, क्या हो गया?
इधर देखो, अगर किसी को कोई बात करनी है आराम से बाहर जाके बात करके वापस आ जाओ, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा मैं। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा टी बी जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा स्मॉल एम के। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और एक नियतांक लगाएंगे के बी। के लगाया करे बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन के लिए लगाया ये। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ अगली बार में यहाँ एफ आएगा तो यहाँ भी एफ लग जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पहचान के लिए। हाँ, जहाँ देखो के बी यहाँ के भी एक नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक ये होता है। फिर हम कहेंगे कि चूंकि मोललता बराबर जो होता है वो होता है भार, यहाँ से लिखो मोलों की संख्या बटे आयतन, सॉरी आयतन नहीं, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो मोललता का, तो अभी मोललता फॉर्मूला होता है किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को और उसके मोललता कहते हैं। याद रखना, यहाँ विलायक होगा, बिलियन होता तो मोलरता हो जाती, लेकिन मोलरता नहीं। ये प्रयोगों के आधार पर कैलकुलेट की गई वैल्यू है। और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही चीज़ हमने लिख दी। लिखने के बाद अब हम उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं ऐसे करके, और ये वाला मान उठा के अब हम यहाँ लगा रहे हैं। इसलिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से डेल्टा टी बी बराबर के बी और एन अपॉन कैपिटल डब्लू गुणा 1000 ग्राम में। देखो एन की वैल्यू खोल देंगे तो डेल्टा टी बी बराबर जो है वो के बी भार बटे अणुभार और कैपिटल डब्लू ग्राम में, और यहाँ आ जाएगा 1000। इसे भी नियतांक माना जाए, इसे भी नियतांक माना जाए, ये खुद भी सब नियतांक है। अगर ये सब नियतांक माने जाएं तो क्वथनांक में उन्नयन ना अनुक्रमानु, ये इसमें चले जाएंगे अनुक्रम बराबर में, तो ये अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। तो यानी कि डेल्टा टी बी जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डब्लू के। अगर कोई भी चीज़ विलय के भार के अनुक्रमानुपाती होती है तो क्या होती है, इस प्रकार देखो क्वथनांक में उन्नयन विलय के भार पर निर्भर करता है, अतः क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुण है। अणु संख्या गुण क्या होते हैं? अणु संख्या गुण वो होते हैं जो विलय की मात्रा पर, विलय के मोल प्रवाह पर या विलय के मोलों पर निर्भर करते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन भी विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, मतलब भार पर निर्भर कर रहा है। अतः क्वथनांक में उन्नयन भी एक अणु संख्या गुण है। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ तक तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कैसा आता है? सिंपल सा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है क्वथनांक, ये 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है। और तुम्हें जब आंसर पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें हर साल भी ज़्यादातर कुछ ना कुछ याद से न्यूमेरिकल मिल जाता है, यह खुद कुछ ना कुछ इसका आर्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन देखो कैसे अलग अलग रूपों में आता है यही है, अलग अलग रूपों में आता है। 1 नंबर में आता है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, बस इतना ही। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं?
इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, 2 नंबर में आ गया। या क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक लिखिए, ऐसे करके मात्रक आ जाता है। तो या खाली मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक भी 1 नंबर में आ रखा है, तो वो यहाँ लिखेंगे अभी निकाल के। और तीसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुण है, ऐसा करके आएगा पूरे जोड़ का क्वेश्चन कि क्वथनांक में उन्नयन भी लिखेंगे और यहाँ तक करेंगे सिद्ध कि यह एक अणु संख्या गुण है। 5 नंबर में कैसा आता है कि 3 नंबर में तो यहाँ तक ही आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं और इसका व्यंजक स्थापित कीजिए या विलय के अणुभार के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा करके आ जाता है। विलय के अणुभार के लिए, विलय के भार के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो ऐसा करके आ जाता है। साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं कि इनके मान भी दे देंगे, इनके सबके मान दे देंगे, क्वथनांक में उन्नयन पूछ लेंगे, तो वो कंप्लीट 5 नंबर का बना देते हैं इसे। यही क्वेश्चन घूम फिर के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में आता रहता है। अब बात आ जाती है इसके मात्रक की। देखो फॉर्मूला है ये मोललता है, ये केबी का मान हमें निकालना है और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मात्रक सेल्सियस में नहीं होता है, केमिस्ट्री में टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है और फिजिक्स में भी केल्विन में ही नापा जाता है। तो जी इन सब के मात्रक सोल्व करके बताओ कि इसका मात्रक क्या होगा, बाकी सब उतार लो। केल्विन मोल जो होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। जमना मतलब वो जैसा कोई जल है तो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। बर्फ़ बनेगा नहीं, कभी कोई सोचेगा एकदम चुटकी में बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ बनना प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सिर्फ 0 डिग्री पर, जैसे जल है 0 डिग्री पर वो बर्फ़ बनता नहीं है, बर्फ़ बनना प्रारंभ होता है। बर्फ़ बनने के लिए तो उसे -25, -20, -50 ऐसे करके टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक मतलब जल है। जल में जब हम कोई विलय पदार्थ मिलाएंगे ना तो उसका हिमांक जो है वो कम हो जाता है। मतलब कि जहाँ वो 0 डिग्री पर जम रहा था अब और जाकर माइनस में जाकर देर से जमेगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें कोई विलय पदार्थ मिला दिया जाता है ना तो उसकी जमने की पावर थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि तुम रियल लाइफ में दरअसल ना उसमें होते हैं जो कार वगैरह होती हैं या ट्रक वगैरह ये होते हैं ना, तो इनमें जब पानी मिलाते हैं तो थोड़ा सा ऑयली कर देते हैं। ऑयली होने के कारण वो थोड़ा देर से जमता है। या ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो फ्रिज में रखने के होते हैं। देखो कुछ पदार्थों पर तो लिखा होता है कि डो नॉट यूज़ द रेफ्रिजरेटर, ऐसे करके लिखा होता है। कुछ पर लिखा होता है कि कोल्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ऐसे करके दोनों में। शराब को रखें, चलो। तो अगर कोई भी चीज़ है, देखो तुम ना दूध रखो जैसे, तो अगर दूध में पानी होगा ना तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर बर्फ़ बन जाएगा। और अगर दूध में पानी नहीं होगा, नॉर्मली प्योर दूध होता है जैसे, तो वो पहली बात तो उतने टाइम में नहीं जमेगा, देर से जमेगा। बहुत दिनों तक या बहुत ज़्यादा डीप रेफ्रिजरेट करेंगे तब जाकर वो जमता है। जब वो जमेगा ना तो नॉर्मल बर्फ़ के जमने में और उसके जमने में अंतर होता है, वो थोड़ा पीस अलग तरीके के होते हैं। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है, मतलब उसे विलयन बना दिया जाता है, तो वो पहले की तुलना में देर से जमता है। देर से जमता मतलब उसका हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। याद रखना, शुद्ध विलायक का टेम्परेचर, ये जो हिमांक है वो 0 डिग्री है, तो जब विलयन बनाएंगे उसका हिमांक -15 या जो भी हो जाएगा वो कम हो जाएगा और जाके देर से जमेगा। तो हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्वथनांक में क्या था? क्वथनांक में गर्म कर रहे थे तो वो देर से जम रहा था। तो क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, हिमांक हमेशा घटता है जब भी कोई चीज़ मिलाते हैं हम उसे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अणु जमने के लिए तैयार थे, हमने कोई विलय पदार्थ मिलाया, बीच में कोई और आ गया, वो रोक रहा है। लिखेंगे उसके अणु गतिज ऊर्जा में होते हैं ना, तो जैसे चाहते हैं जल्दी जल्दी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, जमता है। गर्म पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिस कारण जब हम उसे ठंडा करते हैं ना तो न्यूटन के शीतलन के नियम अनुसार जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे हो जाता है। और जो पहले से ही ठंडी है तो वो धीरे धीरे जाती है क्योंकि उसके अणु नॉर्मल अवस्था में चल रहे होते हैं। गर्म चीज़ फ्रिज में नहीं रखने का मतलब है कि पात्र गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं कि साइंस नहीं कहती है, इसलिए कि रेफ्रिजरेटर के अंदर नलकी और वायरिंग होती है, वो प्लास्टिक प्लग जाएगा, फाइबर जो लगा होता है, समझ गए। और ना ही रेफ्रिजरेटर को चाकू वगैरह का यूज़ करना चाहिए उसमें, जो उसके अंदर रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीजर जो होता है
एक तो पूरा फ्रिज हो गया रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर फ्रिज होता है बॉक्स वाला, उसमें चाकू वगैरह या कोई भी शार्प चीज़ नहीं रखनी चाहिए, वो नलियाँ होती कट जाती हैं, वो कट गई, काटिए आज निकाल दी गैस इन्हें। तो इसलिए, और गर्म चीज़ भी रखने के लिए जब तक फ्रिज उसे ठंडा करेगा तब तक वो उसे पिलका चुके होंगे, इसलिए नहीं रखते, बोलते हैं उसे। लिखेंगे हाँ जी, गर्म पानी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन ने ये बोला था कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होती है जब उसे ठंडा करेंगे वो तो उतनी जल्दी ठंडी होती है। अगर एक कप में चाय जो है वो 50 डिग्री पर गर्म है, 50 डिग्री पर गर्म है, भाप निकल रही है उसमें, एक कप में चाय वो 10 डिग्री पर गर्म है, ठीक है ना, जब दोनों को एक साथ फ्रिज में रखेंगे ना तो ये जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि जो ये ज़्यादा वाली जो ना ज़्यादा ढाल पर है, एकदम से नीचे को आएगी। अरे वातावरण भी फ्रिज होता है, इसकी तुलना में तो फ्रिज है, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर 50 थोड़ा होगा, वातावरण का टेम्परेचर 25 होगा। मिलाओ मत, लेकिन वातावरण का आसपास का टेम्परेचर तो कम है इसकी चाय की तुलना में, तो इसलिए वातावरण भी ठंडा करता है। कभी तुम सोचो फ्रिज ही ठंडा करता है, अगर आसपास का वातावरण ठंडा ना वो भी ठंडा करता है। लिखेंगे क्यों नहीं है क्या? तो कहाँ चलाते हैं स्टूल, कितने ले कुर्सी हो नेता, क्या है तुम्हारे पास कुर्सी किस पे है? पूरी गिनो भी है यार। अरे यार ओए छोड़ो, हद है यार, 50 बार मना करने के बाद भी बैठते हो। और छोड़ो इसे, इस वाली को बैठो, इस पर बैठो आगे यार, आगे ले आओ, आगे जल्दी फटाफट। इसे लिखेंगे जब किसी, अरे लिखो रुको, जब किसी, वो परिभाषा लिखवा दी थी क्या? अरे जब काटो भाई, रुको। इसमें लिखेंगे किसी बिलियन का हिमांक, पहले हिमांक की परिभाषा तो लिख दें। किसी बिलियन का हिमांक वह ताप होता है, किसी बिलियन का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप टेम्परेचर होता है जिस पर वह जमना प्रारंभ हो जाता है, जिस पर वह जमना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात किसी बिलियन, अर्थात किसी बिलियन का वह ताप, किसी बिलियन का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब, किसी बिलियन का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब, बाष्प दाब ठोस अवस्था में बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था में बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ओके भाई, नए लाइन से लिखो। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक, कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक कुछ कम हो जाता है, विलयन का हिमांक कुछ कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को
हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। इधर ये लिखो, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 तथा विलयन का हिमांक T है, तब हिमांक में अवनमन जो होगा वो T0 माइनस T होगा। ये विलायक का ज़्यादा होगा, विलयन का आपका कम होगा, यानी डेल्टा TF बराबर T0 माइनस T। ये हेडिंग डाल के छोड़ देंगे ग्राफ के रूप में। अभी ये कहा था